हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है एमएसपी हिमालय कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारा सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमारा जो आधुनिक भारत का सीरीज चल रहा है, जैसे कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, अगर आप हमारी कंटिन्यू क्लास ले रहे हो, 23 क्लास के बारे में हम लोग चर्चा आपके साथ कर चुके हैं आधुनिक भारत के अंदर स्टेप टू स्टेप, यानी कि टॉपिक वाइज हमारे एक तरह से सेशन चल रहा है। और आज जो हमारा सेशन होगा वो 24 नंबर का सेशन होगा। इससे पहले 23 हम कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जैसे कि आप लोग थंबनेल के ऊपर देख पा रहे होंगे, होम रूल मूवमेंट। जी हाँ, होम रूल मूवमेंट यानी कि गृह शासन जो आंदोलन देश के अंदर चला था हिंदुस्तान के अंदर, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो उन सभी एक तरह से पॉइंट पर, उन सभी क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे जो आज से पहले इस टॉपिक से संबंधित जितने भी हिंदुस्तान के कंपटीशन एग्जाम क्वेश्चन पूछे हैं, चाहे वो आपके एसएससी के टीसीएस की एग्जाम हो सकती है, या मान लो एक तरह से एनडीए सीडीएस वगैरह, है ना, या कोई भी टीचर्स एग्जाम, टीजीटी पीजीटी वगैरह, पीसीएस प्रीलिम्स वगैरह, किसी भी प्रकार के एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी क्वेश्चनों पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। अब जब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहोगे, तो जो भी हमारे सेशन के अंदर एक तरह से फिलहाल आ चुके हैं, हमसे जुड़ चुके हैं, तो हमारे सेशन को आप लोग ज्यादा ज्यादा शेयर करना, है ना, अपने यारी प्यारे नियर डेर देर आसपास के जितने भी लोग हैं उनको हमारे सेशन को एक तरह से आप लोग शेयर करना, जो कि हमारी सेशन का और इस टॉपिक से संबंधित जितने एग्जाम में आज तक क्वेश्चन बन चुके हैं उनका फायदा उठा पाए, है ना। हम टॉपिक वाइज सारी चीजें लेकर चल रहे हैं, जैसे कि आप लोग सभी जानते भी होंगे, ठीक है। और एक टॉपिक का क्वेश्चन अगर हम ऑनलाइन एक बार सेट कर देते हैं तो उम्मीद करना आपका इस टॉपिक से संबंधित कोई भी इंडियन एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन एक तरह से बाहर नहीं जाएगा। पूरा का पूरा उम्मीद से ये चीजें हम आपके सामने शेयर करते हैं और आप लोग भी इनको अच्छे से कवर किया करो, ठीक है। तो चलते हैं, आज के इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। थोड़ा सा आप लोग जज करना, है ना, आप एक तरह से कितना पढ़ चुके हो और क्या क्या इसके बारे में आप लोग जानते हो। जैसे कि आंदोलन वैसे आपने पढ़ लिया होगा मेरे हिसाब से, अगर आप लोग हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हो तो उम्मीद करें आपने सारी चीजें कवर की होगी कंसेप्चुअल तरीके से, ठीक है। लेकिन बात करते क्वेश्चन बैंक को माध्यम बनाते हुए, क्वेश्चन ये 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन था, ठीक है। जैसे कि हमारे देश के अंदर एक होम रूल लीग बना था, इस मूवमेंट को यानी कि गृह शासन आंदोलन को, होम रूल आंदोलन की गतिविधियों को देश में आगे ले जाने के लिए, या हिंदुस्तान में इस आंदोलन की एक तरह से पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार करने के लिए देश के अंदर एक लीग बना था, एक संस्था बना था, एक ऑर्गेनाइजेशन बना था, एक प्लेटफॉर्म बना था। और जो प्लेटफॉर्म बना था ना, उसका नाम था साहब होम रूल लीग। तो अब यहां पर क्वेश्चन पूछा गया, तो इस होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे, है ना। इस क्वेश्चन को हम सिर्फ माध्यम बना रहे हैं और क्वेश्चन को माध्यम बनाकर चर्चा इस टॉपिक से संबंधित सारे पॉइंट पर, सारे फैक्ट पर कंसेप्चुअल तरीके से आपके सामने वार्तालाप करेंगे, हम आपके साथ और आप हमारे साथ, ठीक है। तो देखो, बात करते हैं कौन अध्यक्ष था। ऑप्शन आपके सामने है, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, जोसेफ बैप्टिस्टा, एनसी केलकर। अभी जोसेफ बैप्टिस्टा वैसे इंडियन है, ध्यान रखना, कभी नाम से सोचो ना अंग्रेज है। जोसेफ बैप्टिस्टा हमारे हिंदुस्तान के हुआ करते थे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे जोसेफ बैप्टिस्टा, ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर या बॉम्बे प्रांत में इनका जन्म हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है ना, वो जोसेफ बैप्टिस्टा ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो इसका आंसर होगा जोसेफ बैप्टिस्टा। अब जोसेफ बैप्टिस्टा ये तो आप लोग समझ पाए हो, ठीक है। आंसर क्या है वो तो आप लोग मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे, लेकिन हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। जोसेफ बैप्टिस्टा, ध्यान रहे, भारत के अंदर होम रूल लीग से जुड़े हुए थे और ये महाराष्ट्र से संबंधित है, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। बॉम्बे नामक स्थान पर इन साहब के एक तरह से जन्म हुआ था, इस बात को ध्यान रखना। और जो होम रूल लीग है ना, आप लोग सभी जानते होंगे, होम रूल लीग एनी बेसेंट और गंगाधर तिलक दोनों के द्वारा बनाया गया था, चर्चा करेंगे अभी आपके साथ। लेकिन जो ये जोसेफ बैप्टिस्टा, ये क्वेश्चन मैंने यहां पर डाला है ना, तो ये बाल गंगाधर तिलक यानी कि बीजीटी, ठीक है। बाल गंगाधर जो तिलक है ना, ये बाल गंगाधर तिलक वाला जो लीग था ना, होम रूल लीग, देखो दो लोगों ने बनाया था, तो बाल गंगाधर तिलक का जो लीग था ना, उसके भाई साहब अध्यक्ष कौन थे, जोसेफ बैप्टिस्टा साहब थे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग मेरे हिसाब से अच्छे से समझ चुके होंगे और उम्मीद करें आप लोग इसको कवर कर चुके होंगे। तो देखो, बात करते हैं इस लीग के बारे में, जो भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो क्या बात करते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं होम रूल, ठीक है, होम रूल लीग, ठीक है। होम रूल लीग, जैसे मुस्लिम लीग है, होम रूल लीग है, ऐसे कई संस्था आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो होम रूल लीग, तो पहली बात ये, होम रूल लीग एक तरह से कब बना और किसके द्वारा बनाया गया, ये सारे पॉइंट हम इसके ऊपर एक तरह से चर्चा करेंगे आपके साथ। देखो, अपने भारत में जो होम रूल आंदोलन है ना, वो होम रूल आंदोलन 1916 में चला था। और जो आंदोलन चला था ना, इस आंदोलन की गतिविधियों को आगे ले जाने के लिए और हिंदुस्तान के अंदर इस आंदोलन का, पूरे भारत में एक तरह से इस आंदोलन की अलग जगाने के लिए, है ना, देश के अंदर एक जो प्लेटफॉर्म बना था ना, उसका नाम एक तरह से क्या रखा गया था, उसका नाम रखा गया था होम रूल लीग। अब बात करते हैं किसने बनाया। देखो, एक ही समय में दो बंदों ने एक ही उद्देश्य से इस चीज को बनाया था, तो किस किस के द्वारा बनाया गया था, कब बनाया गया था, है ना, और ये क्यों बनाया गया था, ये सारे क्वेश्चन वाचक माइंड में आते हैं, क्यूरियोसिटी आप माइंड में सेट करना, आपके आंसर सारे सोल्व हो जाते हैं, है ना। तो क्या बात कर रहे हैं, संस्था का नाम है होम रूल लीग। तो पहला पॉइंट बनता है किसके द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो यहां पर मैं दो बंदे के नाम बता रहा हूं, एक तो यहां पर आ जाएगा अपना एक तरह से बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, और एक यहां पर आ जाएगा
एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट शॉर्ट में लिखा मैंने, यानी कि एनी बेसेंट आप लोग जानते होंगे, ठीक है, एनी बेसेंट। वैसे एनी एक तरह से रूट नाम था इसका, एनी बेसेंट, ठीक है। तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, है ना, इसकी स्थापना। अब कब स्थापना की गई थी अगर बात करें, ठीक है, कब स्थापना की गई थी, तो जो बाल गंगाधर तिलक है ना, उन्होंने तो इसकी स्थापना की थी अप्रैल 1916 में, और जो एनी बेसेंट है ना, इन्होंने इसके बाद यानी कि सितंबर 1916 में, ठीक है। तो इनके द्वारा कब स्थापना की गई थी, एक ही संस्था है, अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर बनाई थी, तो अप्रैल 1916 में, और एनी बेसेंट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी सितंबर 1916 में। एक बात ये, दूसरी बात कि कहां पर एक तरह से स्थापना की गई, ठीक है, कहां पर, लोकेशन की अगर बात करें ना, लोकेशन की अगर बात करें तो जो गंगाधर तिलक है, ठीक है, गंगाधर तिलक ने कहां पर, मुंबई जो है ना, मुंबई, इस मुंबई को छोड़कर, ठीक है, मेरी बात को ढंग से समझना, मुंबई को छोड़कर, ठीक है, संपूर्ण एक तरह से महाराष्ट्र में, मुंबई को छोड़कर महाराष्ट्र में, वैसे मेन हेडक्वार्टर इन्होंने बनाया था पुणे के अंदर। पुणे जानते होगे, पुणे इन प्रेजेंट टाइम एक तरह से कहां पर पड़ता है, पुणे एक तरह से महाराष्ट्र में है, पुणे, और भाई साहब कर्नाटका, ठीक है, पुणे और कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटक, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, कर्नाटक, है ना। यहां पर हम आपको एक और जगह बता देते, बेलगांव। तो ये सारी चीजें है, तो थोड़ा ढंग से समझना इस चीज को। क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं भाई साहब, जो होम रूल लीग है ना, वो होम रूल लीग हमारे देश के अंदर गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में बनाई थी, मुंबई को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र में, है ना, और बेलगांव, कर्नाटक वगैरह बरार क्षेत्र यहां पर। अब इसके अलावा जितने क्षेत्र बचे हिंदुस्तान के अंदर, वो सारे के सारे क्षेत्र किसके अधीन थे, वो सारे क्षेत्र अधीन थे भाई साहब एनी बेसेंट के अधीन, ठीक है। तो एनी बेसेंट जो जिसकी स्थापना की गई थी ना, तो एनी बेसेंट का मेन जो जगह था वो था साहब अडियार, और अडियार इन प्रेजेंट टाइम में पड़ता है एक तरह से कहां पर, मद्रास, ठीक है। तो मेन तो एक तरह से गढ़ था एनी बेसेंट का अडियार, और गंगाधर तिलक का मेन एक तरह से हब बनाए थे उन्होंने, पुणे में हेडक्वार्टर था, है ना, पुणे, बेलगांव, बंबई को छोड़कर संपूर्ण भारत में, मतलब बंबई को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र में और कर्नाटक में, ठीक है। इसके अलावा जितने क्षेत्र बचे हैं ना, वो एक तरह से होम रूल लीग किसकी चलती थी, एनी बेसेंट की। तो अभी दो तीन बात की, ठीक है, तो ये होम रूल लीग है। दूसरी बात ये तो समझ जाओगे कब बनी, क्यों बनी थी, इस आंदोलन की गतिविधियों को आगे ले जाने के लिए, हिंदुस्तान में होम रूल आंदोलन की गतिविधियों को आगे ले जाने के लिए, देश में आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए ये संस्था बनी थी, ठीक है। तो कब, कहां, किसने, क्यों, ये सारी चीज हो जाएगी। अब कुछ इसके अंदर हम एक्स्ट्रा बात करते हैं, आप उसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। और एक्स्ट्रा क्या बात करते हैं, जैसे कि यहां पर हम बात कर रहे हैं, जो ये होम रूल लीग बना था ना, जो भारत के अंदर एक तरह से होम रूल लीग बना था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बनता है इसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो तिलक के द्वारा जो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी ना, तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, तिलक की होम रूल लीग के अध्यक्ष, तिलक की होम रूल लीग के अध्यक्ष, जो कि हमारा एक तरह से क्वेश्चन था, तिलक की होम रूल लीग के अध्यक्ष, ठीक है। तो वहां पर नाम आ जाता है महाराष्ट्र के एक नेता जिसका नाम था जोसेफ बाप्टिस्टा। कई बार एसएससी ने पूछा है, जोसेफ बाप्टिस्टा, ठीक है। ये तो हो गए कौन, तिलक की होम रूल लीग के अध्यक्ष, समझ जाओगे। लेकिन अध्यक्ष सही है, अगर भारत में बात करें तिलक की होम रूल लीग के महासचिव कौन थे, ठीक है, तिलक की होम रूल लीग के महासचिव कौन थे, तो अध्यक्ष तो कौन हो जाएंगे, जोसेफ बैप्टिस्टा। लेकिन अगर महासचिव की बात करें ना, तो एक एनसी केलकर नाम के क्रांतिकारी, एनसी केलकर नाम के नेता हुआ करते थे, एनसी केलकर, ठीक है। ये सारे रिपीटेड पॉइंट है, आप इनको समझने की कोशिश करना। एनसी केलकर, तिलक की होम रूल लीग के अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा, महासचिव एनसी केलकर। तिलक ने होम रूल लीग अप्रैल 1916 में बनाई थी, बंबई को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, इन स्थानों पर, ठीक है। और बाकी स्थान जो बचे हैं वो एनी बेसेंट के एक तरह से एरिया में थे। मेन हेडक्वार्टर एनी बेसेंट ने अडियार में बनाया था। इस बात को मेरे हिसाब से आप लोग समझ जाओगे। अब एक क्वेश्चन आता है जो एनी बेसेंट है, ठीक है, एक क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं। जो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग बनाई थी ना, एनी बेसेंट ने, ठीक है, एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग बनाई थी, एनी बेसेंट के द्वारा जो होम रूल लीग बनी थी, एनी बेसेंट की लीग, एनी बेसेंट की लीग का जो सचिव था ना, एनी बेसेंट की जो लीग बनी थी उसका जो सचिव था ना, उसका नाम था जॉर्ज अरुंडेल, ठीक है,
जॉर्ज अरुंडेल, ठीक है, तो ये थोड़ा सा नाम याद करना। एनी बेसेंट की लीग के सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल, ठीक है, तो ये एक तरह से मैंने 2 बात बताई, सिंपल सिंपल पॉइंट है और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इनको अच्छे से कवर कर चुके होंगे। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जोसेफ बैप्टिस्टा। अब तुम कहोगे प्रथम अध्यक्ष क्यों? क्योंकि आप एक बात समझना, होम रूल लीग है ना, भारत में 2 लोगों ने बनाई थी एक ही उद्देश्य से अलग अलग स्थान पर, लेकिन सबसे पहले होम रूल लीग किसने बनाई है? सबसे पहले अप्रैल में बनी 1916 में, तो गंगाधर तिलक ने। सबसे पहले होम रूल लीग है ना, वो गंगाधर तिलक ने बनाई है, लेकिन सबसे पहले होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? वो एनी बेसेंट ने शुरू किया था। ध्यान रखना, लीग सबसे पहले गंगाधर तिलक बना रहे और आंदोलन सबसे पहले एनी बेसेंट शुरू कर लिए, ठीक है। तो जो गंगाधर की एक तरह से लीग थी ना, उसके अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा, ये सारी मैंने बातें की है। और एक बात और ध्यान रखना, एनी बेसेंट ने मेन तो गढ़ इनका अड़ियार था, लेकिन इन एनी बेसेंट ने जो कलकत्ता में भी होम रूल लीग का एक तरह से मेन किसका दबदबा था? तो कलकत्ता में भी होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। इस बात को भी एक तरह से आप लोग समझ सकते हो और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ जाओगे, ठीक है, ये सारी चीजें। बट एक बात और आप लोग ध्यान करना, एक एक्स्ट्रा पॉइंट और बताते हैं आपको नोट करके। ये तो हम इंडिया के होम रूल लीग की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो इंडिया में होम रूल लीग है ना, उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन एक है लंदन में इंडियन होम रूल लीग। लंदन यानी कि इंग्लैंड में, लंदन में इंडियन होम रूल, ये कई बार मैंने लास्ट क्लास में बताया, लंदन में इंडियन होम रूल लीग, ठीक है, लंदन में इंडियन होम रूल लीग, जिसको लंदन में एक अन्य नाम से और जानते थे, उसका नाम था इंडिया हाउस। तो लंदन में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना या इंडिया हाउस की स्थापना है ना, वो की गई थी भाई श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, जो कि गुजरात के रहने वाले थे, मांडवी नामक स्थान के श्याम जी कृष्ण वर्मा, जिसके जन्म स्थान को क्रांति तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, श्याम जी कृष्ण वर्मा। और इन्होंने लंदन में इंडियन होम रूल की स्थापना 1905 में की थी। ये भी क्वेश्चन कई बार एसएससी कवर कर लेती है, तो ये नोट करके ये चीजें भी थोड़ा सा आप लोग दोहरा सकते हो। तो क्वेश्चन का जो आंसर था वो तो जोसेफ बैप्टिस्टा थे, उससे संबंधित हमने होम रूल के बारे में 2-3 पॉइंट आपको बता दिए और आप लोग इसको समझ जाओगे। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साहब एक तरह से हमारा ये है कि एनी बेसेंट इनमें से बताना क्या थी? ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। क्या एनी बेसेंट ने होम रूल मूवमेंट शुरू किया था? थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, यानी कि फाउंडर थी, एक पॉइंट ये है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी, एक स्टेटमेंट ये है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथनों को चुनिए। अब देखो ये पूछा गया, ये 3 स्टेटमेंट दिया गया, ठीक है साहब। इन 3 में से आपने क्या करना है? इन 3 स्टेटमेंट को पढ़कर आपने ये अंदेशा लगाना है कि निम्न में से जो एनी बेसेंट है ना, एनी बेसेंट के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो ये है, क्या होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी? तो भाई बिल्कुल सही, मैं बता रहा हूं, एनी बेसेंट ने ही सबसे पहले होम रूल आंदोलन शुरू किया था 1916 में। तो ये लाइन तो बिल्कुल सही है। तो एक तरह से आएगा, एक देख लो, एक तरह से 3 में है। अब थियोसोफिकल सोसाइटी, ये थियोसोफिकल सोसाइटी की फाउंडर नहीं थी। अभी क्या है थियोसोफिकल सोसाइटी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, पूरे एक्सप्लेन आपको देंगे। आप सभी जानते हो क्वेश्चन सिर्फ हमारा माध्यम होता है, बाकी डिटेल पूरा क्वेश्चन का पोस्टमार्टम आपके सामने किया जाता है। तो समझाएंगे अबाउट थियोसोफिकल सोसाइटी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी, बिल्कुल सही बात है। भारत में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी 1917 में कलकत्ता की सेशन में, लेकिन आयरिश महिला थी, भारत की मूल की नहीं थी। और भारतीय मूल की पहली महिला अगर कोई कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी, सरोजनी नायडू, जिनका स्पेशल दिन यानी कि जयंती है 13 फरवरी सरोजनी नायडू की जयंती होती है, जो कि हिंदुस्तान के अंदर भारत कोकिला सरोजनी नायडू, आज उनका जन्म जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में हिंदुस्तान के अंदर नेशनल वीमेंस डे भी मनाया जा रहा है। आज 13 फरवरी के दौरान की बात करूं, आज हम जब क्लास को एक तरह से कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो भारतीय मूल की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोजनी नायडू। अगर बात करें कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट, क्योंकि वो भारत की नहीं थी, और भारतीय मूल की सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष 1925 में बनी थी, कानपुर सेशन के अंदर। समझ जाओगे, नायडू के बारे में काफी चीजें आपके सामने शेयर भी करेंगे, समझ पाओगे। तो देखो, एक ये भी सही है और दूसरा 3 ये भी सही है। तो 1 और 3 कहां कहां पर है? तो सी ऑप्शन में है 1 और 3। तो
इसका आंसर तो आएगा साहब एक तरह से जो मैंने बताया ये, ठीक है। तो इसको तो आप लोग समझ जाओगे। अब समझना क्या है, ठीक है। होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था भाई 1916 में, बात सही है बिल्कुल, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष बनी थी तो भाई 1917 में है ना, ये कलकत्ता के अंदर एक तरह से कांग्रेस की अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी, ये ध्यान रखना, ये भी सही है। अब करना क्या है, अब करना ये है साहब, करना ये है कि ये थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक नहीं थी, फाउंडर नहीं थी। तो थियोसोफिकल सोसाइटी किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, कहां पर बनाया, ये सारे सर जितने क्वेश्चन है ना उसको थोड़ा समझना, यहां से आपके क्वेश्चन काफी बन जाते हैं। तो देखो बात करते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी, ठीक है। थियोसोफिकल, तो एक ग्रीक शब्द है थियोसोफी, उससे बना शब्द है थियोसोफिकल सोसाइटी, है ना। तो बात करेंगे इस शब्द का अर्थ भी क्या होता है वो भी है। थियोसोफिकल सोसाइटी, एक मैंने यहां पर शब्द लिखा, ये हमारे दुनिया के अंदर एक संस्था बनी थी थियोसोफिकल सोसाइटी, समझ जाओगे। ये ग्रीक शब्द है जो थियोसोफिया से बना है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा बातें और करते हैं, ये थियोसोफिकल जो है ना ये ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द है, ठीक है। ग्रीक शब्द है जो, थोड़ा लिख देते हैं आप समझ जाओगे, जो थियोसोफिया, ग्रीक शब्द है जो थियोसोफिया से बना है। तो एक तो ये होगी, शब्दों की बात कर रहे पहले, है ना। कई बार टर्मोलॉजी के क्वेश्चन भी एग्जाम में इनके अर्थ भी पूछ लेते हैं, तो उस बात को आप लोग एक तरह से पजल ना हो पाओ तो आप लोग समझ जाओगे थियोसोफिया। अब जो ये थियोसोफिया शब्द है ना, इस थियोसोफिया शब्द जो है ना, इसका अर्थ पता क्या होता है। इस थियोसोफिया शब्द का जो अर्थ है ना, इसका अर्थ होता है ईश्वर, यानी कि भगवान, गॉड, ईश्वर की बुद्धि, ठीक है। इस शब्द का अर्थ होता है साहब ईश्वर की बुद्धि, जो ये थियोसोफिया शब्द है, इस बात को एक तरह समझ जाओगे। और जो थियोसोफिकल पूरा शब्द है ना, इसका मतलब है ईश्वर और ज्ञान से जुड़ा, है ना। ये जो पूरा शब्द है, यहां पर शब्दों की बात कर रहे हैं, अभी टॉपिक शुरू तक नहीं किया मैंने इसका। जो पूरा थियोसोफिकल शब्द है ना, ये जो पूरा थियोसोफिकल शब्द है, इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब होता है साहब ईश्वर जो है ना, ईश्वर भगवान, ईश्वर और ज्ञान से जुड़ा शब्द, ईश्वर और ज्ञान से जुड़ा शब्द, ठीक है। ईश्वर और ज्ञान, ईश्वर और ज्ञान से जुड़ा शब्द, ठीक है। तो ये थियोसोफिकल का अर्थ है, ज्ञान से जुड़ा शब्द। और थियोसोफिया शब्द से लिया गया थियोसोफिकल शब्द है, जो ग्रीक भाषा का शब्द है थियोसोफिया, जिसका अर्थ होता है ईश्वर की भूमि, अब सॉरी ईश्वर की बुद्धि, ठीक है। ये सारी चीज समझ जाओगे। अब हम बात करते हैं ये थियोसोफिकल सोसाइटी क्या है, ठीक है। चिंतन के माध्यम से, है ना, व्यवहार के माध्यम से, दानशीलता के माध्यम से, अच्छे कर्म के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता एक तरह से इन लोगों ने बताया था, जिन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी बनाई थी। कुल मिलाकर इस थियोसोफिकल सोसाइटी के बनाने का उद्देश्य पता क्या था। इसका उद्देश्य था जाति, पंथ, रंग के आधार पर भेदभाव ना करके मानवता के मध्य भाईचारा कायम करना। जाति, धर्म, रंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव ना करके मानवता के मध्य एक भाईचारे की भावना व्यक्त करना, भाईचारे की भावना का प्रचार करना और उस भावनाओं से सीधा ईश्वर से कनेक्ट करना। इस थियोसोफिकल सोसाइटी के बनाने का मेन टारगेट ये था। बात समझ जाओगे, ये तो होगी सिंपल सी बात। अभी किसने बनाया ये इतना अच्छा शुद्ध विचार मायने में, कौन लेके आया, किसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, ठीक है। और वो जो प्लेटफॉर्म बनाना, अब उसके एग्जाम में हमारे क्वेश्चन बन के आते साहब, तो हमें इसलिए इसको पढ़ना है थोड़ा, ना कि तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान हम देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझना। तो क्या समझे, थियोसोफिकल सोसाइटी। आपको हम दोबारा बात करते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में, यानी कि यहां पर लिख देते हैं ये कब बना, किसने बनाया। थियोसोफिकल, ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनेगा कि किसने बनाया और कब बनाया और क्यों बनाया, ये सारी सारी चीजें है। तो देखो इसको बनाने वाले है ना, मैं दो बंदे यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। इसको बनाने वाले दो बंदे हैं। सन 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। अमेरिका के अंदर एक शहर है जिसका नाम है न्यूयॉर्क, ठीक है। तो सन 1875 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी। इस बात को थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हो और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसको समझ पाओगे।
किसके द्वारा स्थापना की गई? तो एक रूस की महिला हुआ करती थी। कौन कौन एक तरह से बना रहे? तो एक रूस की महिला हुआ करती थी, एक का नाम था मैडम ब्लावत्स्की। ठीक है, एक रूस की महिला थी मैडम बेलावेत्स्की, थोड़ा सा नाम अजीब लगेगा। एक तो भाई साहब इन्होंने, ठीक है, और एक इंसान हुआ करता था हेनरी हेनरी कर्नल हेनरी कर्नल अल्काट। ठीक है, ये अमेरिका के हुआ करते थे साहब, हेनरी कर्नल अल्काट। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर है ना थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में एक तरह से की थी, न्यूयॉर्क नामक स्थान पर। और उद्देश्य मैंने इसका क्या बताया है? उद्देश्य मैंने बताया है जाति, धर्म, रंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव सिस्टम को बिल्कुल खत्म करके, त्याग करके, है ना, मानवता के मध्य भाईचारा कायम करना और ईश्वर तक एक तरह से पहुंच बनाना। एक इस टाइप की धार्मिक शब्द है। और जो थियोसोफिया जो शब्द है ना, वो एक धार्मिक ही शब्द है, उससे बना शब्द है। इंग्लिश में आपने मेरे हिसाब से इस शब्द को अच्छे से सुना होगा और उम्मीद कर रहे हैं आपने इसको अच्छे से सुना ही होगा। ठीक है, ये बात है। ठीक है, तो समझ रहे होगे इस बात को, तो आप लोग एक तरह से कवर कर पाओगे जी। एक मिनट, वॉइस वगैरह बिल्कुल आ रही नहीं, एक मिनट रुकना भाई। ठीक है, हाँ बिल्कुल है। ठीक है, तो ये सारी चीज समझ जाओगे। तो मैडम ब्लावत्स्की, है ना, थियोसोफिकल सोसाइटी कब बना? मैडम ब्लावत्स्की 1875 न्यूयॉर्क में हेनरी कर्नल अल्काट के द्वारा ये बनाया गया। ये सारी चीजें आप लोग समझ जाओगे। अब इसके कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वेश्चन और है, वो और देखना। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है इस सोसाइटी के बारे में, 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनते हैं। भारत में, ठीक है, भारत में इसका हेडक्वार्टर, ठीक है, भारत में इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थापित हुआ? तो भारत में इस सोसाइटी का जो हेडक्वार्टर है ना, वो साहब स्थापित हुआ था अडयार नामक स्थान पर। और ये अडयार एक तरह से प्रेजेंट टाइम में चेन्नई के पास तमिलनाडु में, यानी उस समय मद्रास में। तो भारत में इसका हेडक्वार्टर है ना, इस समय स्थापित हुआ था 1882 के अंदर। ठीक है, तो भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर कई बार एसएससी पूछती है, तो कहां पर स्थापित हुआ था? अडयार के अंदर। ठीक है, एक ही चीज आप लोग समझ जाओगे। दूसरा एक चीज और थोड़ा सा समझना, और दूसरी क्या चीज समझना है? दूसरी समझना पहली महिला, ठीक है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष, थियोसोफिकल सोसाइटी जो है ना, इसकी प्रथम महिला, ठीक है, थियोसोफिकल जो सोसाइटी है, इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर कोई बनी थी ना, तो वो बनी थी साहब कौन? एनी बेसेंट। ठीक है, तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, एनी बेसेंट, आज का सेशन में इनका एक अहम रोल भी है। तो एनी बेसेंट है ना, ये इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी सन 1907 में। कर्नल अल्काट की डेथ के बाद एनी बेसेंट इसकी कमान संभालती है और इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनती है 1907 में। इस बात को एक तरह से समझना। लेकिन एनी बेसेंट इसकी सदस्य कब बनी थी? अगर पूछनी इसकी सदस्य एनी बेसेंट कब बनी थी, इस सोसाइटी की एनी बेसेंट मेंबर कब बनी थी, यानी कि सदस्य कब बनी थी, तो एनी बेसेंट ने इसको ज्वाइन किया था 1889 में। इस बात को ध्यान रखना, 1889 में इसने ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, लेकिन अध्यक्ष बन रही 1907 में। ठीक है, तो थियोसोफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट संस्थापक नहीं है, लेकिन इस सोसाइटी की पहली महिला अध्यक्ष है। ठीक है, और अपना क्वेश्चन क्या बोला था हमने? क्वेश्चन ये बोला था कि ये तीन में से कौन सा सही है? तो ऊपर वाला पहला और तीसरा सही है। ये संस्था की संस्थापिका नहीं थी। संस्थापिका कौन है, फाउंडर कौन है? मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अल्काट। ये एक तरह से 2-3 बातें मैंने की है और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसको अच्छे से कवर कर चुके होंगे। ठीक है, तो ये है ना। और ये ध्यान रखना, भारत में इसका जो हेडक्वार्टर है ना, ये कई बार पेपर बन के आता है, भारत में इसका हेडक्वार्टर अडयार के अंदर है। अडयार के अंदर ये चीजें भी फोकस कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते, चलो आज का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक था, या फैबियन आंदोलन के जनक निम्न में से कौन है? किसने फैबियन आंदोलन को शुरुआत करने में अपना अहम रोल भी दिया? तो फैबियन आंदोलन क्या है?
हम उस पर भी बात करेंगे। बट अभी क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से फैबियन आंदोलन के प्रस्ताव के एक तरह से कौन थे, ये एक तरह से पॉइंट है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा ये आपने एक तरह से कमेंट करना है, ठीक है, समझ पा रहे होगे। तो क्वेश्चन ऑप्शन देखो क्या है, और ये एक तरह से प्रीलिम्स के अंदर यूपीएससी में 2005 में आ भी चुका है प्रीलिम्स के अंदर। तो एनी बेसेंट, ए ओ ह्यूम, माइकल मधुसूदन दत्त, आर पामदत्त, और एसएससी में भी काफी बारी क्वेश्चन पुट हो चुकी है, आप अगर प्रीवियस एग्जाम के शौकीन हो तो। दिसंबर 2023 का दिल्ली पुलिस के सारे कोड देखोगे, टोटल 2250 क्वेश्चन जीके जीएस के, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन फैबियन आंदोलन का आपको मिल जाएगा। और क्या क्वेश्चन था हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, शायद आपने देखा भी होगा। तो देखो क्या है ये फैबियन आंदोलन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा ना वो तो आएगा साहब एनी बेसेंट, ठीक है। फैबियन आंदोलन, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो आएगा एक तरह से एनी बेसेंट। अब देखो फैबियन क्या है फैबियन। जो फैबियन है ना, एक फैबियन समाजवाद जो है ना, ये फैबियन जो एक शब्द है ये एक इंसान के नाम पर शब्द है ये, ठीक है। और फैबियन समाजवाद क्या था, ये फैबियन आंदोलन वगैरह क्या था, जो फैबियन आंदोलन है ना ये ब्रिटेन में एक सुधारवादी विचारधारा है, ठीक है। ब्रिटेन में एक सुधारवादी आंदोलन था, ब्रिटेन में एक सुधारवादी विचारधारा थी। फैबियन इंसान के नाम पर इसका नाम एक तरह से क्या रखा गया था, फैबियन एक तरह से आंदोलन रखा गया था। अब एनी बेसेंट का इसके साथ क्या रोल है हम उस पर थोड़ा बात करते हैं सारे के सारे पॉइंट में। क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा वो आप लोग समझ जाओगे। अब देखो क्या है फैबियन आंदोलन, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना आप लोग। फैबियन आंदोलन है क्या, ठीक है, फैबियन मूवमेंट या फैबियन आंदोलन, ठीक है, ये फैबियन आंदोलन है क्या, ठीक है। तो पहली तो बात है एक इंसान के नाम पर है, ब्रिटेन के अंदर है ना, क्या है ये फैबियन समाजवाद, थोड़ा सा हम बता देते स्टेटमेंट एग्जाम आए तो आपको फायदा मिल जाइए। फैबियन समाजवाद, फैबियन समाजवाद, ठीक है, एक ब्रिटेन सुधारवादी विचारधारा है, सुधारवादी विचारधारा, सुधारवादी विचारधारा है, ठीक है। ये तो होगी क्या है ये फैबियन सिस्टम जो मैं बार बार कर रहा हूं, है ना। और इसमें काफी एक तरह से लोग इसमें जुड़े थे, है ना। अब दूसरा पॉइंट बनता है इसका नाम एक तरह से फैबियन क्यों रखा गया। ये फैबियन है ना एक इंसान के नाम पर है, तो इसका नामकरण एक तरह से क्यों रखा गया, फैबियन विचारधारा का नाम फैबियन ही क्यों रखा गया। तो एक इंसान हुआ करता था रोमन सेनापति, शायद कभी सुना हो तो नाम, उसका नाम था फैबियस पुंक्टेटर, ठीक है, थोड़ा सा अजीब नाम है फैबियस, ठीक है, फैबियस पुंक्टेटर, अजीब सा नाम है ना ये, थोड़ा सा और अजीब है लगेगा लेकिन इतना याद नहीं करना है। एक रोमन सेनापति था, ठीक है, एक रोमन में एक सेनापति हुआ करता था, तो एक रोमन सेनापति इंसान है फैबियस नाम का। तो फैबियस नाम के नाम पर इस फैबियन शब्द का एक तरह से उदय हुआ। और ये फैबियन समाजवाद एक ब्रिटेन में एक अच्छाई और एक सुधारवादी विचारधारा है, और इस विचारधारा का प्रचार प्रसार करने वाले दुनिया भर के लोग आए थे। अभी हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बात की है वो हमने बोला एनी बेसेंट, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी फैबियन विचारधारा समाजवाद की, इसकी जो शुरुआत है ना ये एक तरह से सारा आंदोलन शुरू, यह आंदोलन वैसे कोई क्रांतिकारी आंदोलन नहीं है, एक सामाजिक आंदोलन है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत है ना वो 1884 में हुई थी, 1884 ईस्वी के अंदर, ठीक है। इस बात को पे आप लोग एक तरह समझ जाओगे। अब पॉइंट बनता है एनी बेसेंट, ठीक है। तो एनी बेसेंट है ना इसमें एक तरह से अहम रोल में है। अब मेन पॉइंट आता है एनी बेसेंट इससे जुड़ी थी, ठीक है, और एनी बेसेंट जो इससे जुड़ी थी ना इस फैबियन समाजवाद विचारधारा से या फैबियन आंदोलन से, तो एनी बेसेंट कहां से प्रेरित होकर जुड़ी थी, और यही अब की बार दिल्ली पुलिस में है। देखो ये हार्ड लग रहा हो ना तो थोड़ा सोचना, दिल्ली पुलिस 2023 दिसंबर के पेपर में ये सेम क्वेश्चन इसी कैटेगरी से बन के आया। आप प्रीवियस एग्जाम देख सकते हो, दिल्ली पुलिस हमने अपने ग्रुप में भेज भी रखे, टोटल 2250 क्वेश्चन थे जीके जीएस के दिल्ली पुलिस के। तो क्या पूछा था कि इस फैबियन समाजवाद विचारधारा से एनी बेसेंट भी जुड़ी थी। तो एनी बेसेंट कहां से, ठीक है, कहां से प्रेरित हुई थी, दिल्ली पुलिस वालों ने ये पूछा था कि इस फैबियन आंदोलन में एनी बेसेंट कहां से प्रेरित हुई। तो एनी बेसेंट को प्रेरणा कहां से मिली थी, जैसा आपने सुना होगा ना डिसओबीडेंस मूवमेंट जब गांधी ने शुरू किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की प्रेरणा कहां से लेते हैं। एक अमेरिका के निबंधकार थे हेनरी डेविड थोरो साहब से प्रेरित होकर गांधी जी आंदोलन शुरू करते हैं। तो ये सारी चीजें आपने सुना होगा। थोरो जिसकी पुस्तक एक तरह से सिविल डिसओबीडेंस हुआ करती थी।
ये सारी चीजें आगे भी पढ़ेंगे। तो एनी बेसेंट कहां से प्रेरित हुई? अब तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना, तुम सरकारी नौकरी की तैयारी करो, तुम कहां से प्रेरित होकर तैयारी कर रहे हो? अपने चाचा से, ताऊ से, भाई से, टीचर से, या मान लो और कोई एक तरह से बंधु से प्रेरणा लेकर तो तैयारी कर रहे होगे, कहीं से कहीं तो प्रेरणा मिली होगी साहब, ठीक है। तो एनी बेसेंट कहां से प्रेरित हुई थी? तो एक इंसान हुआ करता था और उस इंसान का नाम था भाई साहब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। उस इंसान का नाम था जॉर्ज, ठीक है, बर्नार्ड, ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड, ठीक है, शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ नाम के एक बंदा था। इस इंसान से प्रेरित होकर एनी बेसेंट है ना, ये आंदोलन एक तरह से शुरू करती है। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है ना, ये भी एनी बेसेंट के ही टाउन के थे। आयरिश एक तरह से मैन है, ये आयरलैंड के रहने वाले थे, आयरिश इंसान, ठीक है, जहां से नीति निदेशक तत्व भी लिए। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो ये कुछ सिंपल सिंपल बातें मैंने की है और आप लोग समझ जाओगे। और डिप्पी में यही पूछा था कहां से प्रेरित हुई, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से प्रेरित हुई थी, ये ध्यान रखना। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ काफी इंपॉर्टेंट है, इसको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल भी मिला हुआ है। इसके अगर मैं 2-3 बात करूं ना, तो इसने दुनिया भर की एक तरह से पुस्तक लिखी थी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ साहब ने एक तरह से दुनिया भर की बुक लिखी। तो कौन कौन सी बुक लिखी थी बर्नार्ड साहब ने? तो यहां पर मैं लिख देता हूं। एक तो इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था मैन एंड सुपरमैन, ठीक है, मैन एंड सुपरमैन। ये पुस्तक के राइटर कौन है? ये भी एसएससी में कई बार बन के आती है, स्टेटमेंट, सॉरी क्या नाम है, बुकों के राइटर वगैरह इनके नाम। मैन एंड सुपरमैन अगर पूछे आपसे मैन एंड सुपरमैन के राइटर कौन है, तो ये है। एक है आर्म्स एंड द मैन, एक बुक और थी इनकी आर्म्स एंड द मैन। ये 3-4 बुक बताऊंगा मैं, उनको थोड़ा सा आप लोग याद करना। आर्म्स, ठीक है, एंड द मैन, ठीक है, आर्म्स एंड द मैन। एक पुस्तक भाई साहब ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की। मैन एंड सुपरमैन ज्यादातर आपने एग्जाम में मेरे सब देखा होगा। एक बुक और थी इनकी द मैन ऑफ डेस्टिनी, ठीक है, एक बुक का नाम और है। तीसरी बुक और बता रहा हूं मैं इसका, वो भी थोड़ा समझना। द मैन ऑफ डेस्टिनी, द मैन ऑफ डेस्टिनी, ठीक है। ये कुछ पुस्तक के नाम मैं बता रहा हूं। द मैन ऑफ डेस्टिनी, ये भी भाई साहब किसकी पुस्तक है? ये भी एक तरह से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की है, जो आयरलैंड के थे, जिससे एनी बेसेंट एक तरह से प्रभावित होती है, प्रेरणा लेती है और फैबियन समाजवाद विचारधारा से जुड़ जाती है, ठीक है। एक इसकी बुक और हुआ करती थी, चौथे नंबर की, उसका नाम और लिख देता हूं मैं। ये 4 याद कर लेना। कैंडिडा, कैंडिडा, ठीक है, कैंडिडा, ठीक है। ये 4 पुस्तक है। इन 4 बुक से बाहर इसकी कोई बुक एग्जाम आएगी नहीं, और ये सारी सारी एग्जाम से रिपीटेड है ज्यादातर। मैन एंड सुपरमैन, आर्म्स एंड द मैन, ये 2 बुक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एसएससी कवर कर चुकी है, तो आप लोग इनको समझ जाओगे। ये जो साहब है ना, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। इनको 1925 में है ना, लिटरेचर के क्षेत्र में, 1925 में लिटरेचर क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। मैन एंड सुपरमैन के राइटर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में। तो फैबियन आंदोलन से कौन जुड़ी हुई थी? अपने एक छोटा सा क्वेश्चन ये था, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हमने आपको दिया एनी बेसेंट। अब फैबियन क्या आंदोलन है ये, तो उसके बारे में बता दिया। एक ब्रिटिश सुधारवादी विचारधारा है जिसे एनी बेसेंट भी जुड़ी रही थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी एनी बेसेंट जुड़ी हुई थी। तो इस टाइप के एक तरह से सामाजिक आध्यात्मिक एक तरह से प्लेटफॉर्म से एनी बेसेंट का लगाव था। और हिंदुस्तान में भारत के स्वराज स्थापित करने के लिए, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के अंदर एक तरह से होम रूल स्थापित करने के लिए हमारे देश के नेताओं के साथ, क्रांतिकारी के साथ मिलकर भी एनी बेसेंट ने काम किया। जैसे कि हमने आपको बताया, होम रूल आंदोलन और होम रूल लीग से भी एनी बेसेंट भारत में जुड़ी हुई थी। एनी बेसेंट कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ी थी, और एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 में बनी थी कलकत्ता सेशन में, जो कि पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। समझ जाओगे, ये सारे के सारे पॉइंट बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपके सामने सेट किए जा रहे हैं, है ना। इस टॉपिक संबंधित जितने क्वेश्चन आएंगे आपके बाहर जाएंगे नहीं, इस उम्मीद से आपके सामने सारी चीजें कवर कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि भारत के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म था, एक ऐसी संस्था थी जो हमारे देश के अंदर ना कालांतर समय में, यानी कि 1920 में उसका नाम चेंज हो गया, उस पार्टी का या उस संस्था का या उस प्लेटफॉर्म का। तो किसका नाम चेंज हो गया वो बताना है। नाम क्या चेंज हो गया था? स्वराज सभा। तो 1920 में स्वराज सभा किसका नाम चेंज हो गया था? ये सारी चीजें शायद अगर आप हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हो तो उम्मीद कर रहे हैं आपने सारी चीजें अच्छे से कवर की होगी। तो थोड़ा बात कर लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन है ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन या द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ना वो तो आएगा साहब ये इंडिया होम रूल लीग। ठीक है, ये इंडिया होम रूल लीग जो है ना, ये लंदन वाली इंडिया होम रूल लीग नहीं है, ये इंडिया होम रूल लीग कौन सी बात कर रहा हूं मैं? ये 1916 वाली बात कर रहा हूं, जो कि एनी बेसेंट और गंगाधर जी के द्वारा बनाई गई थी। चलो बात करते थोड़ा इसके बारे में। देखो क्या बात करते हैं, आपने मेरे हिसाब से सबने सुना होगा, यहां पर मैं लिख देता हूं। जो होम रूल लीग बनी थी ना, ठीक है, होम रूल लीग, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में सारी डिटेल आपको दी है।
ये होम रूल लीग 1916 में बनाई थी। ठीक है, होम रूल लीग कब बन रही है भाई? ये बन रही है 1916 में। ठीक है, कौन कौन बना रहे हैं? दो लोग मिलकर बना रहे हैं, एक तो बाल गंगाधर तिलक और एक भाई साहब एनी बेसेंट। इन दोनों ने अलग अलग स्थानों पर होम रूल लीग बनाया, जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन में इसकी डिटेल आपको दे भी चुका हूं, आप लोग एक तरह से देख सकते हो अगर आप अभी जुड़े हो तो। ठीक है, ये है। लेकिन जो ये संस्था बनी थी ना, इन दोनों लीग का विलय, ये दोनों जो है ना, इन दोनों का विलय जो है ना, कुछ समय बाद, इन दोनों संस्था का विलय कुछ समय बाद 1918 में एक तरह से हो जाता है। इन दोनों का विलय कब हो गया? 1918 में। और कुछ समय बाद ये क्यों बनाई थी होम रूल लीग? ये बनाई थी देश में होम रूल आंदोलन की गतिविधियों को आगे ले जाने के लिए, देश के अंदर पूरे भारत में इस आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नेताओं के द्वारा एक ही समय, समझ जाओगे। लेकिन आंदोलन हमारे देश में ज्यादा दिन चल नहीं पाया, कुछ समय तक ये आंदोलन चला, क्योंकि 1900 एक तरह से 17 में एनी बेसेंट को अरेस्ट कर लिया गया था और मद्रास के अडियार जेल में कैद कर दिया गया था। तीसरा, दूसरा, अपने जो बाल गंगाधर तिलक है ना, गंगाधर तिलक को आपने सुना भी होगा, एक अंग्रेज इंसान हुआ करते थे, वैलेंटाइन सिरोल या वैलेंटाइन चिरोल। इसकी एक पुस्तक थी द इंडिया अनरेस्ट, है ना। इसमें इसने क्या किया? गंगाधर तिलक का अपमान किया और इसने क्या लिख दिया गंगाधर के बारे में कि भारत में जितने भी गर्म दल के नेता है ना, जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर है या गर्म दल के नेता है, उग्रवादी जो नेता भारत में है, भारत के सभी गर्म दल का एक तरह से अगर कोई हिंदुस्तान में जनक है वो तो गंगाधर तिलक थे। तो इस इंडिया अनरेस्ट पुस्तक में क्या लिखता है ये भाई साहब? भाई साहब तो क्या बदतमीज इंसान था, ये लिखता है कि भारत में अशांति फैलाने वाला अगर कोई जनक है ना, अशांति फैलाने वालों का अगर कोई मास्टरमाइंड है तो बाल गंगाधर तिलक है। ये कौन कह रही है? ये वैलेंटाइन सिरोल कह रहे हैं। और वैलेंटाइन सिरोल ने जो ये बुक में ये एक तरह चीज लिखी ना अपने गंगाधर जी के बारे में, तो गंगाधर ने क्या कर दिया? इसके ऊपर मान आने का केस कर दिया और केस के सिलसिले में गंगाधर बार बार एक तरह से जाने लगे लंदन। ठीक है, तो इनका आना जाना वहां पर लगा रहा। इसका एक तरह से फायदा उठाकर अंग्रेज क्या करते हैं? एनी बेसेंट को पकड़कर जेल में डाल देते हैं 1917 में मद्रास के अडियार जेल में। अब दो जो मेन मुखिया थे आंदोलन के, जो मेन स्तंभ थे, वो एक तरह से है नहीं और आंदोलन धीरे धीरे एक तरह से ये समाप्त हो जाता है। और 1918 में दोनों की एक तरह से अलग अलग लीग थी, 1918 में दोनों का विलय हो जाता है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है? कुछ समय बाद क्या होता है, यहां पर हम बात करते हैं, जो ये एक तरह से लीग बनी थी ना, जो ये लीग बनी थी ना, 1920 का समय था और 1920 ईस्वी के अंदर 1920 में जो अपने महात्मा गांधी है, ठीक है, 1920 में क्या होता है? जो अपने महात्मा गांधी जी थे ना, तो महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बनते हैं। 1920 में इस लीग के अध्यक्ष कौन बनते हैं? महात्मा गांधी, है ना, क्योंकि 18 में दोनों एक हो गई थी, तो अब ये एक होम रूल लीग है। तो 1920 में महात्मा गांधी अध्यक्ष बनते हैं और गांधी जी है ना, इसका नाम एक तरह से चेंज कर देते हैं, नाम एक तरह से परिवर्तित कर देते हैं। गांधी जी इसका नाम परिवर्तित कर देते हैं और होम रूल लीग का नाम गांधी जी एक तरह से क्या रख देते हैं, जो कि मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताया, स्वराज सभा। ठीक है, तो स्वराज सभा, ध्यान रहे, स्वराज पार्टी अलग है और स्वराज सभा अलग है। तो स्वराज सभा 1920 में एक तरह से महात्मा गांधी होम रूल लीग का नाम बदलकर रख देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद है ना, इस स्वराज सभा का कांग्रेस में विलय हो जाता है और ये कांग्रेस में एक तरह से संगम हो जाती है। तो बाद में इसका कांग्रेस में विलय भी हो गया था। तो मैं क्या बात कर रहा हूं? स्वराज सभा होम रूल लीग का नाम 1920 में गांधी चेंज करके रखता है, उसके बाद ये कांग्रेस में विलय भी हो जाती है। बट स्वराज पार्टी अलग है। स्वराज पार्टी की स्थापना आगे पढ़ेंगे। अब 1923 में इलाहाबाद के अंदर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया था, जिसमें मेन फाउंडर चित्तरंजन दास थे और को फाउंडर मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी अलग है, स्वराज सभा अलग है। ठीक है, तो ये सारी चीज समझ जाओगे। तो क्वेश्चन है कि किसका नाम चेंज हुआ था? तो होम रूल लीग का नाम चेंज हो गया था 1920 में। किसके द्वारा चेंज हो गया था? गांधी जी के द्वारा चेंज हो गया था। जब गांधी जी इसके अध्यक्ष बनते हैं तो गांधी जी का नाम चेंज कर देते हैं, है ना। तो ये चीजें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वह कौन सा था? देखो, प्रथम विश्व युद्ध आप लोग जानते होंगे, 1914 से लेकर, बार बार पढ़ता है बच्चा जानता है, 1914 से 1918, ठीक है, खत्म हो गया था। वैसे रियल औपचारिक तरीके से देखे तो 1919 में खत्म हुआ था।
ट्रीटी ऑफ वर्साई के माध्यम से पढ़ाएंगे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट में। तो 1914 से 1918 तक प्रथम वर्ल्ड वार चला। तो इस वर्ल्ड वार के दौरान है ना हमारे देश में कौन सा आंदोलन चला था, और आप सभी जान रहे हो 1916 में एक आंदोलन चला, उसका नाम क्या था, होम रूल आंदोलन। ये होम रूल आंदोलन था ना, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर हथियारों का एक तरह से परमिशन नहीं थी, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से अंग्रेजों की वस्तुओं का, अंग्रेजों के प्रोडक्टों का, अंग्रेजों के कानून का, रूल का, रिचुअल्स, रीति का, रिवाज का, नियम का, कानून का, कायदे का, टैक्स प्रणालियों का हर तरीके से विरोध किया गया। लेकिन इसमें वेपन्स या हथियारों की इस आंदोलन में अनुमति नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजों ने 1915 में, आपने सुना भी होगा ऑफलाइन क्लासों में, 1915 में अंग्रेजों ने हमारे देश में एक एक्ट लागू किया था जिसका नाम था डिफेंस इंडिया एक्ट, भारत रक्षा कानून, जिसके तहत अंग्रेजों ने क्या बोला था कि अगर कोई भी इंडियन बंदा हमारे खिलाफ कोई भी हिंसात्मक गतिविधि या एक्शन लेगा या कोई भी एक तरह से बम ब्लास्ट वाली घटना को अंजाम देगा तो हम उस इंडियन बंदे को उठाएंगे और जेल में डाल देंगे, और जब तक जेल में डालेंगे जब तक वर्ल्ड वार चलता रहेगा। तो ये जो इस प्रकार का जो कानून उन्होंने लागू किया था ना अंग्रेजों ने 1915 में, उसका नाम था डिफेंस इंडिया एक्ट, और जिसकी समय सीमा कब तक थी कि जब तक वर्ल्ड वार रहेगा। और वर्ल्ड वार आप लोग उस समय तो पता नहीं था कब तक रहेगा, तो कब तक रहा था वर्ल्ड वार, हम तो इतिहास पढ़ रहे हैं 1918 तक। तो डिफेंस इंडिया एक्ट की भी समय सीमा कब तक थी, 1918 तक। और बाद में तो आपने सुना होगा इसी एक्ट को परिवर्तित करके अंग्रेजी एक रोलेट एक्ट भी लेकर आते हैं, तो चर्चा करेंगे रोलेट एक्ट वाली क्लास में, है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस वर्ल्ड वार की आड़ में एक आंदोलन चला था जिसमें हथियारों की अनुमति नहीं थी, होम रूल आंदोलन, यानी ब्रिटिश कानून का बहिष्कार करके स्वयं के कानून का निर्माण करना। इस आंदोलन की शुरुआत हिंदुस्तान के अंदर एनी बेसेंट और गंगाधर जी कर रहे हैं, और इसी आंदोलन की शुरुआत के दौरान हमारे देश में एक संस्था भी बन रही है जिसका नाम है होम रूल लीग। ये सारी बातें हमने की है, तो आंसर क्या आ जाएंगे इसका, होम रूल आंदोलन। तो 1916 में एक तरह से होम रूल आंदोलन चला था। ये सारी चीजें आप लोग समझ रहे हो, ये सिर्फ क्वेश्चन बैंक है, बाकी डिटेल वाइज अगर आप कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ते हो, है ना, या कोई स्टूडेंट इस टाइप से हमारे जुड़ रहा हो जो हमसे ऑफलाइन नहीं पढ़ा हो, आप लोग हमारे एक तरह से ऑफलाइन क्लासों में भी आकर फर्क महसूस कर सकते हो, चीजें कैसे पढ़नी चाहिए, कैसे आपने पढ़ा है, और माइंड में चीजें एक बार सेट होने के बाद पूरी जिंदगी तक आपके माइंड में कैसे सेट हो सकती है। ये सारे जो स्मार्ट तरीके हैं ना वो आपको प्रदान किए जाएंगे। अगर आप लोग हमसे ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हो तो आप सभी का बिल्कुल स्वागत है, ठीक है। बाकी ऑनलाइन स्टूडेंट सिर्फ यहां पर हम ओनली क्वेश्चन बैंक करवाते हैं, कौन कौन सी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुकी है ना, ये सारी चीजें है ना। तो ये समझ जाओगे आप लोग होम रूल आंदोलन, है ना। वैसे ध्यान रखना होम रूल आंदोलन सबसे पहले किसने शुरू किया था, एनी बेसेंट ने, और होम रूल लीग सबसे पहले किसने शुरू किया था, गंगाधर तिलक ने। तो ये सारी चीजें भी आप लोग मेरे हिसाब से याद कर सकते हो, है ना। ये होम रूल आंदोलन जो है ना वो सबसे पहले एनी बेसेंट ने शुरू किया था। एक बात और मैं बता देता हूं, ठीक है। ये जो होम रूल आंदोलन है ना, इसकी भूमिका कब बन गई थी, होम रूल आंदोलन जो एनी बेसेंट ने सबसे पहले शुरू किया था और गंगाधर जी ने भी शुरू किया था, तो इसकी भूमिका है ना, इसकी भूमिका भाई साहब 1914 में 2 जनवरी के दिन ही बन गई थी। इस बात को समझना, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं साहब कि जो होम रूल आंदोलन है ना, इसकी भूमिका 2 जनवरी 1914 को बन गई थी। और किस में बन गई थी, एक एनी बेसेंट की मैगजीन हुआ करती थी, या एनी बेसेंट की एक पत्रिका हुआ करती थी जिसका नाम था कॉमनवेल्थ, जिसका नाम क्या था, कॉमनवेल्थ। तो एनी बेसेंट की जो मैगजीन कॉमनवेल्थ है ना, इस कॉमनवेल्थ मैगजीन के 2 जनवरी 1914 के अंक में एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन कैसे करना है, हमें कैसे नहीं करना है, ये पूरा का पूरा एक तरह से प्रारूप तैयार करके लोगों को एक तरह से बता दिया था। तो आंदोलन का जो प्रारूप है ना वो 1914 में एनी बेसेंट जी ने बना लिया था, जिस साल अपने बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल से 6 साल की सजा भुगत कर आते भी है, मांडले जेल से, जिनको 1908 में कैद भी किया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसको अच्छे से समझ जाओगे। वैसे एक बात और ध्यान रखना, होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट और गंगाधर जी शुरू कर रहे हैं, लेकिन इसका जो प्रचार है ना, गंगाधर ने होम रूल आंदोलन का प्रचार, एक उनका समाचार पत्र था केसरी और एक उनका न्यूज़पेपर था मराठा। तो मराठा और केसरी न्यूज़पेपर के माध्यम से गंगाधर ने आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। केसरी जो एक तरह से न्यूज़पेपर है वो मराठी भाषा में था, और मराठा जो न्यूज़पेपर है ना वो अंग्रेजी भाषा में था, जो 1881 में निकाले गए थे अपने गंगाधर तिलक जी के द्वारा, ठीक है। ये सारी चीज समझ जाओगे। तो गंगाधर ने केसरी और मराठा से आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। एनी बेसेंट जो है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना, मैं यहां पर क्या बात कर रहा हूं, आप लोग समझना, कभी इनको पजल हो जाओ। तो भाई साहब केसरी, ठीक है, एक न्यूज़पेपर है केसरी और एक न्यूज़पेपर क्या है, मराठा, ठीक है। तो मराठा, केसरी और भाई साहब मराठा। तो केसरी और मराठा, केसरी तो भाई साहब मराठी लैंग्वेज में है और मराठा जो है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इनके माध्यम से प्रचार किया था
अपने गंगाधर जी ने मूवमेंट का। और एनी बेसेंट की एक मैगजीन थी, एक का नाम था कॉमनवेल्थ और एक का नाम था न्यू इंडिया। तो कॉमनवेल्थ और एक मैगजीन और हुआ करती थी न्यू इंडिया नाम का, न्यू इंडिया, ठीक है। तो इनके माध्यम से एनी बेसेंट ने प्रचार किया था, ठीक है। तो ये प्रचार साधन थे उस समय, क्योंकि उस समय ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये तो हुआ नहीं करते थे कि सब लोगों को मैसेज छोड़ दिया ग्रुप बनाकर कि भाई आ जाइए आंदोलन में, ऐसा तो था नहीं। तो उस समय संचार जो सुविधा थी, संचार जो व्यवस्था थी, वो न्यूज़पेपर और मैगजीन वगैरह हुआ करते थे, है ना, लेटर पत्र चिट्ठी हुआ करते थे। तो अपने केसरी और मराठा के माध्यम से गंगाधर प्रचार कर रहे हैं और कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया मैगजीन के माध्यम से एनी बेसेंट प्रचार कर रही है, ठीक है साहब। तो ये एक क्वेश्चन थे और इसके अकॉर्डिंग आप लोग समझ गए। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो पूछा है होम रूल लीग की स्थापना में किसका योगदान नहीं था। अब मैंने बार बार होम रूल लीग के क्वेश्चन, देखो टॉपिक हमारा आज का जो सेशन है होम रूल आंदोलन और होम रूल लीग का है, तो उससे संबंधित जितने क्वेश्चन एग्जाम आ चुके वो सारे वही क्वेश्चन है। आसान है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं होता, अगर एक बार कंसेप्ट थोड़ा सा आप लोग समझ लो। और कंसेप्ट जो तरीके से ऑफलाइन क्लास में पूरा डिटेल आपको दिया जाता है, जीके जीएस में आप लोग एक तरह से मार नहीं खा सकते। ऑप्शन क्या है? बाल गंगाधर तिलक है, एनी बेसेंट है, एम सुब्रमण्यम अय्यर है, टी.एस. अलकाट है, ठीक है। तो ये पूछा कौन नहीं थे, तो भाई इसके अकॉर्डिंग आंसर बात करें ना, तो इसका अकॉर्डिंग आंसर ये आएगा टी.एस. अलकाट, ठीक है साहब, टी.एस. अलकाट। तो ये साहब जो टी.एस. अलकाट जी है ना, ये एक तरह से नहीं थे, बाकी सारे के सारे होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे। ये एक तरह से किससे जुड़ा हुआ था? टी.एस. अलकाट जो है ये किससे जुड़ा हुआ था, समझ रहे हो ना। तो ये जो भाई साहब है किससे जुड़ा हुआ था, एक मिनट, ठीक है भाई। तो देखना, तो टी.एस. अलकाट इसका एक तरह से आंसर आएगा, ये नहीं था। तो ये किससे जुड़ा हुआ था, ये बात तो कर रहा हूं मैं, ये किससे जुड़ा हुआ था? ये जुड़ा हुआ था भाई साहब थियोसोफिकल, थियोसोफिकल, ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी से, ठीक है। तो थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ा हुआ था, जो कि 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी अलकाट साहब ने। और बाकी सारे के सारे जो बंदे हैं वो एक तरह से इससे संबंधित है। इस बात को मेरे हिसाब से आप लोग एक तरह से समझ जाओगे और उम्मीद करें आप लोग इसको समझ चुके होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, लेकिन एक बात और समझना, मैं एक पॉइंट आपको और बता दूं तो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जो ये है ना होम रूल लीग जो है, इसके काफी सदस्य थे। होम रूल लीग, होम रूल लीग के अन्य सदस्य और कौन कौन थे? अन्य सदस्य तो काफी सदस्य थे। प्रमुख तो कौन थे, मैं आपको बताया बार बार। मेन तो कौन है, प्रमुख तो कौन है भाई, ठीक है। इसके एक तरह से मेन प्रमुख तो कौन है, प्रमुख तो कौन है, प्रमुख यानी कि मेन एक तरह से हीरो कौन है? तो प्रमुख तो कौन थे? एक तो बाल गंगाधर तिलक, और एक कौन हो जाएंगे? अपने एनी बेसेंट, जो कि 1893 में भारत में एंट्री मारती है एनी बेसेंट, ठीक है, ये है। लेकिन हमने बात की अन्य और भी तो थे, ठीक है। तो और कौन थे, अन्य सदस्य कौन थे? तो यहां पर एक तो मैंने नाम अभी बताया था तुम्हें, दोनों के लीग के बारे में बात कर रहा हूं मैं। एक तो हो जाएंगे जोसेफ बैप्टिस्टा, चार ऑप्शन डाल के ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे कि अभी क्वेश्चन ऐसा ही तो था, जोसेफ बैप्टिस्टा, जो कि तिलक के होम रूल लीग के अध्यक्ष थे। दूसरा नाम बात करें तो एक इंसान हुआ करते थे एनसी केलकर, ये भी होम रूल लीग से जुड़े हुए थे, एनसी केलकर। तीसरा बंदा अगर हम बात करें तो एक इंसान हुआ करता था जिसका नाम था जॉर्ज, ठीक है, जॉर्ज अरुणडेल, ये भी एक तरह से इसके मेंबर हुआ करते थे, जॉर्ज अरुणडेल। और एक इंसान यहां पर और मैं बता रहा हूं, उसका नाम हुआ करता था दक्षिण भारत के सुब्रमण्यम, ठीक है, सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है, सुब्रमण्यम अय्यर। तो ये है। और जो सुब्रमण्यम अय्यर है ना, इसकी तो एक विशेषता और याद करना, जो ये साहब सुब्रमण्यम अय्यर है, इन्होंने है ना, इनको एक सम्मान मिला हुआ था, वो था नाइटहुड। और ये क्या करते हैं, इनको एनी बेसेंट को 1917 में अरेस्ट कर लिया था। तो एबी को जब अरेस्ट 1917 में किया ना, तो इस साहब ने एनी बेसेंट की गिरफ्तारी पर अपना नाइटहुड 1917 में वापिस कर दिया था सुब्रमण्यम अय्यर ने। तो ये सारी चीजें आप एक तरह से याद कर लेना, और उम्मीद कर रहे आप लोग याद कर सकते हो। प्रचार कैसे कैसे किया था इन्होंने, इनका एक तरह से प्रचार साधन क्या था?
दोनों का एक तरह से प्रचार साधन था ना। तो आंदोलन का प्रचार इन्होंने कैसे किया था, तो आंदोलन का प्रचार किया था इन्होंने अलग। तो साहब गंगाधर ने तो किया था केसरी नामक अखबार से, मैं बार बार बोलता आ रहा हूं, और एक मराठा नामक एक तरह से मैगजीन से इन्होंने। और एनी बेसन ने इनके एक मैगजीन थी जिसका नाम था न्यू इंडिया, ठीक है। और एक मैगजीन और हुआ करती थी जिसका नाम था कॉमनवेल्थ, ठीक है। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ से एनी बेसन ने प्रचार किया था। ये सारी सारी चीजें हैं, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, एक नोट करके बात मैं आपको और बताऊं, नोट करके। तो 1916 के अंदर एक लखनऊ भी तो सेशन हो रहा है ना, 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में 1916 में। तो जितने भी होम रूल लीग के ये नेता थे, इन लोगों ने देश के सभी लोगों को जो कि होम रूल आंदोलन में जुड़ना चाहते थे, उन सबको इनवाइट किया था लखनऊ सेशन में कि आओ और भाई साहब आंदोलन का प्लान तैयार करते हैं। जितने भी समर्थक थे होम रूल आंदोलन के, होम रूल लीग के, उन सबको बुलाया हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से। तो एक स्पेशल इस समय ना इन लोगों को लखनऊ में आने के लिए स्पेशल लीग के नेताओं ने एक ट्रेन चलाई थी, है ना, जिसका नाम था स्पेशल कांग्रेस या कांग्रेस स्पेशल एक तरह से ट्रेन, ठीक है। तो कांग्रेस स्पेशल ट्रेन क्या थी, कांग्रेस स्पेशल जो ट्रेन थी ना, वो कांग्रेस स्पेशल ट्रेन ये थी कि होम रूल स्पेशल, होम रूल आंदोलन में जो भी देश के लोग जुड़ना चाहे तो आओ, सभी होम रूल आंदोलन के समर्थक लखनऊ में, और यहां पर एक तरह से बात करते हैं। तो कांग्रेस स्पेशल, इसको कई लोग है ना होम रूल स्पेशल ट्रेन भी बोलते हैं, होम रूल स्पेशल ट्रेन, ठीक है, होम रूल स्पेशल ट्रेन। तो सभी लोगों के लिए एक साधन की व्यवस्था भी की गई कि इस मूवमेंट को शुरू करना है और बढ़ चढ़ के पूरे मूवमेंट को शुरू करना है, कुल मिलाकर मास मूवमेंट बनाना है ना। तो इस सभी उद्देश्य से लोगों को लखनऊ में लाने के लिए ट्रेन तक चलाई थी। बट ये होम रूल आंदोलन देश का पहला मास मूवमेंट नहीं था। मास मूवमेंट बोले तो जन आंदोलन, देश का पहला जन आंदोलन कौन सा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो ये सारी सारी चीजें आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट ये है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, ठीक है। यानी क्यों शुरू किया गया था ये, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी, आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया, हिंदू और मुसलमानों एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया, इसमें अतिवादी उदारवादी के बीच पुनर्मेल स्थापित किया, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर क्या आएगा, ये आपने कमेंट करना, थोड़ा स्टेटमेंट का क्वेश्चन है ना, और मेरे हिसाब से आप इसको अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो ये क्यों शुरू किया गया था, इसका मेन टारगेट था, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। तो इसका जो सही आंसर आएगा ना वो ये आ जाएगा, यानी कि ये आंदोलन क्यों शुरू किया गया था, ब्रिटिश कानून को समाप्त करके हिंदुस्तान में एक तरह से अपने स्वयं के कानून का निर्माण करना, या ब्रिटिश कानून का बहिष्कार करके स्वयं के कानून का निर्माण करना, इस आंदोलन का मेन टारगेट था। इस बात को आप लोग अच्छे से मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे और आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इसका आंदोलन आएगा स्वशासन की स्थापना करने के लिए, अपने रूल की स्थापना करने के लिए, ठीक है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया। देखो इसमें पूछा होम रूल लीग आंदोलन सबसे पहले किसने प्रारंभ किया, होम रूल लीग आंदोलन सबसे पहले पूछा किसने प्रारंभ किया, ठीक है। ये नहीं पूछा होम रूल लीग सबसे पहले किसने बनाई, होम रूल लीग आंदोलन सबसे पहले किसने प्रारंभ किया, तो ये है। तो आंदोलन सबसे पहले एनी बेसन ने प्रारंभ किया था, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, ये समझना। देखो अगर पूछे लीग और एक है आंदोलन, ठीक है, दोनों समझना, दोनों सेम सी चीज है। अगर बात करें फर्स्ट की, लीग सबसे पहले किसने बनाई और आंदोलन सबसे पहले किसने शुरू किया, अगर इन दोनों की बात करें ना तो क्या आंसर देना आपने, आंसर ये देना है लीग तो सबसे पहले बनाई थी भाई बाल गंगाधर तिलक ने, होम रूल लीग बनाई बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में। बट आंदोलन होम रूल सबसे पहले किसने शुरू किया, आंदोलन सबसे पहले शुरू किया था एनी बेसेंट ने। तो इस बात को आप लोग एक तरह से समझ जाओगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा एनी बेसेंट। अब नाम आया यहां पर एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट के बारे में मैंने काफी पॉइंट आपसे कर भी रखे और उम्मीद कर रहे आप उनको अच्छे से समझ जाओगे एनी बेसेंट के बारे में, ठीक है। देश के अंदर एनी बेसेंट हमारे देश में एंट्री कब ले रही है, 1893 में एनी बेसेंट भारत में आती है ना। 1889 में थियोसोफिकल सोसाइटी की मेंबर बनती है, ठीक है। 1907 में थियोसोफिकल सोसाइटी की पहली महिला अध्यक्ष बनती है। सन 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती है कलकत्ता के अंदर। होम रूल आंदोलन, होम रूल लीग के एक तरह से इन्होंने योगदान दिया था। तो काफी क्वेश्चन एनी बेसेंट के हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग आराम से इनको कवर कर लोगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। 1915-16 में होम रूल लीग आरंभ की गई नेतृत्व में, तो किसके नेतृत्व में, तिलक और एनी बेसेंट। ये भी क्वेश्चन एग्जाम आया, तो इसको हम समझ चुके हैं, तिलक और एनी बेसेंट, ठीक है। ये सारी चीजें समझ रहे हो ना। चलो और क्वेश्चन एक तरह से बात करते हैं, तो हो गए टॉपिक से संबंधित जो जो बनते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट उससे संबंधित और बात कर लेते हैं आपके साथ। पीजीटी हिस्ट्री 2004 में पूछा, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा। गीता रहस्य, देखो गीता अलग है, भगवत गीता अलग है, गीतावली अलग है, गीतांजलि अलग है।
ठीक है। तो गीता रहस्य के एक तरह से राइट पूछे कि गीता रहस्य किसके द्वारा लिखी गई थी, ये एक तरह से क्वेश्चन पूछा है। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, उम्मीद कर रहे आपने अपने माइंड में एक तरह से इस चीज को सेट कर लिया होगा कि गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है, ये एक तरह से यहाँ पर पॉइंट है। ठीक है, तो नॉर्मल सा है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। आंसर क्या हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कर रहा हूँ, गीता रहस्य अलग है, भगवत गीता अलग है, ये सारी चीजें अलग अलग है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग समझना। ठीक है, बात करते हैं गीता रहस्य। इसकी लैंग्वेज की बात करें ना, गीता रहस्य, ठीक है, आंसर तो क्या आ जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, लैंग्वेज की बात करें ना, गीता रहस्य, लैंग्वेज की बात करें तो जो गीता रहस्य पुस्तक है ना, ये भाई साहब कौन सी भाषा में थी, ये गीता रहस्य पुस्तक है ना, ये मराठी में लिखी गई थी, मराठी में। ठीक है, मराठी भाषा में लिखी गई थी गीता रहस्य गंगाधर जी के द्वारा, मराठी भाषा में लिखी गई थी, ध्यान रखना। ठीक है, बट कुछ नोट करके बात करते हैं, उसको आप लोग समझना, नोट करके। बीजीटी, बीजीटी की अन्य पुस्तक, बीजीटी की अन्य पुस्तक और कौन कौन सी एक तरह गंगाधर की पुस्तक है, तो एक तो मैं यहां पर बता रहा हूं कौन सी, गीता रहस्य। ठीक है, गीता रहस्य एक तो ये हो जाएगी। गीता रहस्य पुस्तक राइटर कौन है, अपने गंगाधर तिलक है। ठीक है, एक इनकी बुक थी द आर्किटिज ऑफ द वेदास। आर्कटिक आपने सुना हो ना, उत्तरी एक तरह से द्रोह, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, द आर्कटिक, द आर्कटिक, ये पहले बता चुका हूं मैं, द आर्कटिक होम, ठीक है, ऑफ द वेदास, ऑफ द वेदास। एक इसकी पुस्तक ही है, थोड़ा सा नाम बड़ा हो गया टाइटल के रूप में। एक इनकी पुस्तक और है द ओरायन, शायद ये भी सुना हो तो मेरे हिसाब से, द ओरायन। और 4 ऑप्शन डाल के पूछ लेंगे कौन सी नहीं है, द ओरायन। लेकिन ध्यान रखना, सबसे ज्यादा एग्जाम इसकी अगर कोई पुस्तक आती है तो गीता रहस्य आती है। कौन सी भाषा में लिखी गई थी, मराठी में लिखी गई थी, बाकी एक तरह से अंग्रेजी में है, मराठी में। तो गंगाधर तिलक की एक तरह से मैं कुछ पुस्तक की बात कर रहा हूं। ठीक है, इनके समाचार पत्र मैं आपको बता चुका हूं, समाचार पत्र कौन कौन से थे। अगर इनके समाचार पत्र, गंगाधर के समाचार पत्र की बात करें, ठीक है, समाचार पत्र, गंगाधर के समाचार पत्र कौन से थे, एक तो इनका समाचार पत्र था जिसका नाम था केसरी, ठीक है, और एक इनका समाचार पत्र था जिसका नाम था मराठा। तो केसरी जो है वो भाई मराठी लैंग्वेज में था, और मराठा जो है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज में था, और दोनों 1881 में हुए थे। इसके एक अन्य बंदा और था सहयोगी, जी अगरकर नाम का, गंगाधर के साथ इन्होंने ये निकाले थे। ठीक है, और थोड़ा सा हम बात करते हैं, देखो एक चीज नोट करके और थोड़ा सा आप लोग समझना, एक पुस्तक होती है गीता रहस्य, ठीक है, गीता रहस्य। एक पुस्तक होती है गीतावली, गीतावली, ठीक है, एक पुस्तक होती है गीतांजलि, ठीक है, गीतांजलि, और एक अपना धार्मिक ग्रंथ है भगवद गीता, जिसका हरियाणा जी के में क्लास पूरी डिटेल्स आपका लिया हमने ये। ठीक है, तो इन सभी के अलग अलग एक तरह से राइटर है। गीता रहस्य के राइटर कौन हो जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक, मराठी भाषा में है। गीतावली के जो राइटर है ना वो हो जाएंगे तुलसी दास, जो अकबर के समकालीन थे, तुलसीदास, और ये इसने तुलसीदास जी ने लिखी थी ब्रज भाषा में, ठीक है, ब्रज भाषा में। गीतांजलि के जो राइटर है ना वो हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1913 में साहित्य के क्षेत्र में, एशिया का पहला इंसान है साहित्य में नोबेल लेने वाला। और भगवत गीता के जो राइटर है वो तो आप सभी जानते ही हो भाई, वेद व्यास। ठीक है, तो गीता गीता नाम से 2-3 पुस्तक है, इनको आप लोग मेरे हिसाब से अच्छे से कवर कर लोगे। ठीक है, दूसरा कुछ एक्स्ट्रा और बात करें, जो आर्य ना, आर्य, आर्य का मूल निवास, आर्य का मूल निवास उत्तरी ध्रुव है। ये शब्द किसने बोले थे, वैसे तो मिडिल एशिया साहित्य ज्यादा इतिहासकार ऐसा मानते हैं, तो ये साहब किसने बोले थे कथन, ये बोले थे अपने बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही। इस बात को भी थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ समझ जाओगे। तो 3-4 पॉइंट एक्स्ट्रा है ना, कवर करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं। लोकमान्य सुनो, लोकमान्य, बाल गंगाधर तिलक, ये सारी की सारी चीजें। तो लोकमान्य किसे कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। अब इनको लोकमान्य क्यों कहा गया, इसके पीछे रीजन क्या है, लोकमान्य इनको क्यों कहा गया था। तो देखो, आपने सुना होगा हमारे देश के अंदर एक भयंकर बीमारी फैली थी, चूहों से फैलने वाली बीमारी थी प्लेग। ठीक है, तो प्लेग,
महाराष्ट्र जो है ना, महाराष्ट्र में इसका सबसे ज्यादा प्रकोप छाया हुआ था, वैसे पूरे भारत में छाया था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है पुणे, उस समय पुन्ना, ठीक है। और पुणे के अंदर है ना, एक प्लेग बीमारी को कंट्रोल करने के लिए एक अंग्रेजों ने एक अधिकारी को नियुक्त किया, जिसका नाम था मिस्टर मिस्टर रेंड। ये एक इंसान का नाम था मिस्टर रेंड, ठीक है। ये भाई साहब प्लेग बीमारी को एक तरह से खत्म करने में नाकामयाब हो गया, मिस्टर रेंड नाम का जो एक तरह से बदमाश इंसान था, ठीक है, था इस टाइप का अलग। और इसने भाई साहब इस कंट्रोल तो किया नहीं, बल्कि इंडियन लोगों पर ही भयंकर अत्याचार शुरू कर दिए, ठीक है, बुरी तरह अत्याचार किए। तो जो अपना गंगाधर तिलक है, ठीक है, क्या करते हैं, जो अपने गंगाधर जी तिलक है, गंगाधर तिलक क्या करते हैं, जो इनका समाचार पत्र होता है ना गंगाधर तिलक का, आपने सुना होगा मेरे हिसाब से खूब, है ना, केसरी जो इनका समाचार पत्र था गंगाधर तिलक का, तो केसरी में नाकामयाबी लिख देता है, इसकी नाकामयाबी लिख देता है इस मिस्टर रेंड नाम का बंदा जो था ना, कि ये असफल हुआ और बल्कि जनता के ऊपर अत्याचार और कर रहा है। केसरी में इसने एक तरह से इस इंसान की नाकामी के बारे में लिख दिया। अब केसरी समाचार पत्र तो भाई समाचार पत्र है, तो भाई सभी पब्लिक हुआ, तो पूरी जनता ने पढ़ा कि सही में मिस्टर रेंड बदमाश इंसान है, इसने तो अत्याचार किया जनता पर। इससे जनता भड़क गई। तो दो एक तरह से चापेकर नाम के दो एक तरह सरनेम के भाई थे, चापेकर बंधु, आपने सुनाओ। ये भाई सब क्या करते हैं, इनका दिमाग सटक गया। चापेकर बंधु जाते हैं और मिस्टर रेंड को एक तरह से मार देते हैं, ठीक है, इसकी एक तरह से हत्या कर दी गई। चापेकर बंधुओं ने किसकी हत्या कर दी, मिस्टर रेंड की। सन 1897 का समय था। जैसे ही मिस्टर रेंड को उड़ाया चापेकर बंधुओं ने, जो भारत के थे, तो इसकी खबर फैली कि भाई रेंड उड़ा दिया गया। और ये एक तरह से क्रांति ज्वाला क्यों उठी है, क्योंकि एक न्यूज पेपर की खबर से लोग भड़के और अंग्रेज मिस्टर रेंड को सुलटा दिया गया। अब सारी बात आती है गंगाधर तिलक पर। तो गंगाधर जी को अरेस्ट किया जाता है और गंगाधर जी को अरेस्ट करके इनको जेल में डाल दिया जाता है और जेल में इनको सजा दी जाती है 18 महीने की। और 18 महीने तक गंगाधर साहब जेल में होते हैं, है ना, जब इनको ऊपर एक तरह से केस बना। जब 18 महीने बाद ये जेल से बाहर आए ना, तो लोगों ने बड़ा मान सम्मान दिया और लोगों ने इनको एक टाइटल प्रदान किया कि ये तो लोक मान्य बाल गंगाधर तिलक है भाई। तो गंगाधर को लोक मान्य कब से कहा गया, 1897 से। ये कुछ सीन आप लोग समझ के होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। बाकी गंगाधर के काफी क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हम चर्चा करेंगे। अभी गंगाधर पढ़ाने लगे तो हमारी क्लास लंबी चल जाएगी। 1884 में गंगाधर जी के द्वारा हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था पर जोर देने के लिए, इस गंगाधर जी के द्वारा या इन्हीं के प्रयासों से और उनके साथियों के द्वारा ना, भारत के अंदर एक डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया था। इसी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के ही माध्यम से सन 1885 में पुणे के अंदर एक फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की गई थी। शिक्षा क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया था अपने गंगाधर तिलक ने। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था नारा। ये नारा मेरे हिसाब से आपने सुना होगा। वैलेंटाइन सिरोल ने गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था अपनी पुस्तक इंडिया अनरेस्ट में। तो काफी क्वेश्चन गंगाधर के एक तरह से बनते हैं, ठीक है, और हम गंगाधर को डेली क्लासों में एक तरह से रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, इसको बोलते हैं शॉर्ट में एटक, ठीक है, एटक या ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एक मजदूर संघ था ये बंबई के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी, तो आंसर जाएगा लाला लाजपत राय। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ना साहब, वो आएगा लाला लाजपत राय। अब ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये एटक क्या था, ये एक मजदूर संघ था भाई साहब, ठीक है, इसकी बात समझना। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन संघ कांग्रेस, ये संघ जो है ना एक मजदूर संघ था। तो पॉइंट बनता है इसकी स्थापना कब की गई, कहां पर, और CPO 2022 के पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसका पहला अध्यक्ष कौन है। हालांकि UPPCS प्रीलिम्स में पूछा गया है, लेकिन ये CPO SSC में पूछ चुके। 2022 का कोड आप लोग देखोगे सारे कोड, ठीक है। तो क्वेश्चन है किसकी स्थापना कब की गई थी, इस मजदूर संघ की जो स्थापना है ना, इसकी स्थापना कब की गई थी। SSC ज्यादातर इसकी स्थापना और अध्यक्ष पूछते हैं। तो इसकी स्थापना की गई थी साहब 31 अक्टूबर सन 1920 को, समझ जाओ, ये इसकी स्थापना है। वर्तमान में अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें ना, इस संगठन के हेडक्वार्टर की, तो वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर अपने भारत के न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है, नई दिल्ली के अंदर वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर है, समझ जाओगे। अब यहां पर एक तरह से पूछा है इसका पहला
ठीक है, इसका फर्स्ट अध्यक्ष, यही पूछा है ना, इस अधिवेशन का, इसका फर्स्ट अधिवेशन के जो हुआ था तो इसका पहला अध्यक्ष कौन बने थे, तो अपने पंजाब केसरी लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष बने थे, इस बात को समझना। लेकिन इसका पहला महामंत्री कौन बना था, एक क्वेश्चन ये, महामंत्री एक पद ये और था, तो महामंत्री कौन बना था, तो महामंत्री बने थे इसके पहले चमन लाल नाम का बंदा, ठीक है, तो चमन लाल। लेकिन पेपर में ज्यादातर तुमसे पूछेंगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बना, 1920 में, और 1920 में इसका पहला अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने थे, पंजाब केसरी नाम से विख्यात, ठीक है, तो ये सारी चीजें है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से किसने भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा था, ठीक है, तो अभी मैंने बोला बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को कहा था, किसने कहा था, किसके द्वारा बात बोली गई थी, तो एक इंसान हुआ करते थे जिसका नाम था वैलेंटाइन, ठीक है, वैलेंटाइन चिरोल, ठीक है, याद हो जाएगा नाम तुम्हें अच्छे से, वैलेंटाइन चिरोल। तो इसकी एक बुक हुआ करती थी, उस बुक में इसने शब्द बोले थे ना कि फेस टू फेस बोला था, इसकी बुक थी द इंडिया अनरेस्ट, ठीक है, द इंडियन अनरेस्ट, ठीक है, ये एक पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक में इसने गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक बोला था, इस एक तरह से अंग्रेज ने, तो इसका आंसर हो जाएगा गंगाधर, ठीक है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था, तो क्या था लक्ष्य भाई इसका, ठीक है, तो इसका लक्ष्य भारतीय जनता को शिक्षित करना था, या भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना था, या प्रशासन में ब्रिटिश एकाधिकार के विरुद्ध आंदोलन करना था, या विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो देखो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, और असहयोग आंदोलन में होम रूल आंदोलन का मेन टारगेट था कि हिंदुस्तान में अंग्रेजी शासन का एक तरह से स्थापना करना और ब्रिटिश शासन का बहिष्कार करना। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा स्वशासन प्रारंभ करना, ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल एक तरह से क्या आंसर आ जाएगा, और ये सारी चीजें हम आपको पढ़ चुके हैं, तो ये सारी पॉइंट है। लेकिन हम आपको बता रहे 2-3 क्वेश्चन आप लोग समझने की कोशिश करना, और उम्मीद कर रहे आप लोग इनको अच्छे से एक तरह से समझ पाओगे। एनी बेसेंट की बात कर रहे तो थोड़ा देखो एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट, कई बार हमने एनी बेसेंट के बारे में आपसे वैसे भी बोले हैं और आपको पढ़ा भी चुके हैं। एनी बेसेंट, ठीक है, ये एक तरह से है। वैसे बात करें इसका जो रियल नेम है ना, रियल नेम एनी बेसेंट का नाम रियल नेम एनी बेसेंट नहीं है, इस बात को भी थोड़ा सा आप लोग समझना। इसका रियल नाम था एनी वुड, ठीक है, एनी वुड, इसका रियल नाम था एनी वुड, और ये एनी बेसेंट तो नाम इसलिए रखा क्योंकि इनका एक हस्बैंड हुआ करते थे, ठीक है, इनके पति जो थे ना उनका नाम बेसेंट सरनेम से था, तो उसके नाम पर इनका नाम एनी बेसेंट रखा था, और उसका नाम था फ्रैंक बेसेंट, ठीक है, फ्रैंक बेसेंट की एक तरह से पत्नी थी, लेकिन कुछ समय बाद इनका तलाक हो गया था, डिवोर्स हो गया था, ठीक है, तो एनी बेसेंट इसलिए नाम बाद में पड़ा एनी बेसेंट, और हम इसको एनी वुड के नाम से नहीं जानते, एनी बेसेंट के नाम से जानते हैं, तो इसके हस्बैंड का सरनेम एक तरह से ये है। अब इसके देखो पॉइंट बनते हैं, ठीक है, ये जो है ना इसका पॉइंट है, तो ये बनते थियोसोफिकल, ठीक है, थियोसोफिकल पढ़ाया मैंने अभी, तुम्हें डिटेल पूरी दी है, फर्स्ट क्वेश्चन सही। थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्य, थियोसोफिकल सोसाइटी की भाई सभी सदस्य बनी, और कब बनी, 1889 में। थियोसोफिकल सोसाइटी की एक तरह से अध्यक्ष बनी, जो कि थियोसोफिकल सोसाइटी की पहली महिला अध्यक्ष है 1907 में। दूसरा पॉइंट, इंडिया में इसकी एंट्री कब हुई थी एनी बेसेंट की, इंडिया में इसका प्रवेश कब हुआ था, भारत में कब आई थी एनी बेसेंट, तो भाई भारत में आई थी साहब ये 1893 ईस्वी के अंदर। तीसरा, कांग्रेस 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 की प्रथम महिला अध्यक्ष, सबने पढ़ाई ये चीजें, प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, एनी बेसेंट है। और कब बनी थी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये 1917 में बनी थी कलकत्ता में। भारतीय मूल की बनी थी सरोजनी नायडू, लेकिन ये एक तरह से आप लोग इसको समझ पा रहे हो, तो कुछ मेन पॉइंट एक तरह से है ना। और इनके बारे में हमने बात क्या किया, फैबियन आंदोलन से जुड़ी हुई थी, थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, फैबियन आंदोलन से एक तरह से इनका लगाव जुड़ाव, ठीक है। होम रूल आंदोलन एक तरह से हमने पढ़ाया, होम रूल आंदोलन, होम रूल, ठीक है, होम रूल लीग हो गया या एक तरह से होम रूल आंदोलन हो गया। इन दोनों से एक तरह से एनी बेसेंट के एक तरह से जुड़ाव था, लीग और आंदोलन दोनों से। ये सारी चीजें आप लोग जानते हो ना, कहां से प्रेरित हुई थी, बर्नार्ड शो से, ये सारी चीजें। तो ये एनी बेसेंट के काफी क्वेश्चन बन जाते हैं और आप लोग इनको अच्छे से कवर भी कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारे सेशन का, तिलक की मृत्यु पर किसने कहा मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया, ठीक है। तो भाई किससे के मृत्यु पर, तिलक की मृत्यु पर किसने कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया, तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है साहब। महात्मा गांधी जी ने एक तरह से शब्द बोले थे
और ये शब्द महात्मा गांधी जी की है कि जैसे ही तिलक का डेथ हुआ, ठीक है, बीजीटी जो है ना, बीजीटी बाल गंगाधर जो तिलक है, इनका एक तरह से नेचुरल डेथ हो जाता है। कब? 1 अगस्त सन 1920 को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान। कहते ना, कौन ऐसा देश का गर्म दल का नेता है जो हमारे देश में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन के प्लान में तो शामिल था बट परिणाम में शामिल नहीं था, तो गंगाधर तिलक है। तो 1 अगस्त 1920 को इनका डेथ हो जाता है गंगाधर तिलक का, ठीक है। और इनके एक तरह से जब डेथ हुआ ना, तो इनकी अर्थी को एक तरह से कंधा देने वाला एकमात्र अगर कोई मुसलमान था ना, तो उसका नाम था शौकत अली, ठीक है। तो इस बात को भी समझना, इनके अर्थी को कंधा देने वाला एकमात्र कौन थे? शौकत अली थे, इस बात को समझना। और इनकी डेथ पर महात्मा गांधी ने कहा कि मेरा एक तरह से एक प्रमुख बचाव चला गया। ये सारी चीजें हैं। और इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा मैं आपको बताता हूं, आप उनको थोड़ा सा समझना। गांधी ने ना कई के बारे में एक तरह से बोला। महात्मा गांधी जो है ना, उसने क्या बोला था? एक इंसान हुआ करता था मगन लाल गांधी, और ये सारे रिपीटेड पॉइंट हो गए, समझना। मगनलाल गांधी की मृत्यु पर, गांधी ने मगनलाल गांधी की मृत्यु पर, अब ये मगनलाल गांधी कौन है पता है? जो महात्मा गांधी है ना, महात्मा गांधी गांधी के चाचा के पोते थे। ये नहीं याद करना है ना, गांधी के चाचा के पोते थे मगनलाल गांधी। तो जब इसकी मृत्यु हुई ना, तो गांधी पता क्या कह रहा है? गांधी कह रहा है मैं विधुर हो गया, मैं विधुर हो गया हूं। ये किसने बोले? गांधी ने। मैं विधुर हो गया हूं, और टीचर के पेपर में आ चुका है विधुर हो गया हूं। ये एक तरह से किसके शब्द है? गांधी के। और किसकी डेथ पर बोला था गांधी ने? मगनलाल गांधी की मृत्यु पर, जो कि गांधी के चाचा के पोते हुआ करते थे, मगनलाल गांधी। रिलेशन की बात करें, ठीक है। और थोड़े से अगर हम बात करें ना, मेरे एक तरह से प्रमुख बचाव चला गया, वो गंगाधर तिलक की डेथ पर इन्होंने बोला था। ये सारी चीजें। एक शब्द आपने सुना होगा कि गांधी ना होता तो दुनिया, गांधी ना होता है तो दुनिया बहुत सुनहरी होती या अच्छी होती, बहुत सुनहरी होती। ये किस अंग्रेज वाइसराय के? एनडीए के पेपर में पूछा गया था 2021 में। होती, गांधी ना होता तो दुनिया बहुत सुनहरी होती। ये शब्द किसने बोले? ये गवर्नर थे हमारे देश में, जिसका नाम था, जो इरविन के बाद आए थे, लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक है। इस वेलिंगटन ने बोले थे डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान। इस वेलिंगटन के शब्द है, इसको भी थोड़ा सा समझना, ठीक है। एक अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी की डेथ के बारे में एक शब्द बोला था कि आने वाली पीढ़ी शायद ही विश्वास करेंगी कि एक नॉर्मल हार्ड मास का बंदा इस धरती पर जीवन जीकर गया। आने वाली पीढ़ी शायद ही विश्वास करेंगी कि एक नॉर्मल हार्ड मास का बंदा इस धरती पर जीकर गया। और किसके शब्द है ये? गांधी की डेथ पर बोले थे किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जो कि जर्मन विद्वान हुआ करते थे, ठीक है। तो कई चीजें, और इसको आप लोग समझ जाओगे, है ना। ये एक तरह से लाइन लंबी हो जाती है, तो समझ रहे हो कि गांधी की डेथ के ऊपर अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला था कि शायद आने वाली पीढ़ी एक तरह से विश्वास करे या ना करे, शायद ही विश्वास करेंगे कि इस धरती पर एक नॉर्मल हार्ड मास का बंदा भी जीवन जीकर गया है, ठीक है। हम तो विश्वास करते कि जीकर गए थे, तो अल्बर्ट आइंस्टीन के शब्द है। तो इस टाइप के शब्दों के क्वेश्चन, स्लोगन क्वेश्चन, नारे वारे, विचार वगैरह ऐसे एक तरह से आते रहते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं ये सारी चीजें आपने अच्छे से कवर किया होगा, है ना। आज का एक तरह से सेशन हमारे इतने जितने क्वेश्चन हमने आपसे बात किया। नेक्स्ट सेशन में जल्द आपके सामने मिलेंगे हरियाणा जी के या एक तरह से नेशनल जी के, है ना। तब तक आप लोग कवर करते रहना, ऐसे पढ़ते रहना, हमारे सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहना। और कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करना, किस प्रकार की क्लास जीके जीएस में और टॉपिक के चाहते हो तो आप लोग कमेंट करना। सेशन आपको अच्छा लगा तो भी आप लोग कमेंट करना, ठीक है। और इन क्लासों को एक तरह से महसूस करके नोट्स भी आप लोग बनाना, जिससे कि एग्जाम में इस टॉपिक संबंधित तुम्हारा क्वेश्चन आएगा ना, बाहर नहीं जाने देंगे। ये प्रीवियस एग्जाम आप लोग महसूस कर भी सकते हो, या आप एग्जाम में बैठकर भी एक तरह से अपनी दिशा को सही दिशा दे सकते हो। तो जल्द मिलेंगे आपके साथ, अब तक आप लोग ऐसे कवर करते रहना, ठीक है साहब। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।